नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न सीरीज 15 के अंतर्गत कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की उत्तर सहित व्याख्या करना। तो आइए हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न सीरीज 15। हमारा पहला प्रश्न है, जिस दर पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को सच एज आपका एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि वाणिज्यिक बैंकों के एक्सचेंज बिलों को छूट देता है, वो क्या कहलाता है? यानी जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के एक्सचेंज बिल होते हैं, उन पर जो छूट देता है वो निम्नलिखित रूप किस रूप में जाना जाता है? क्या हम उसे बेस दर कहेंगे, या हम उसे बैंक दर कहेंगे, या हम उसे रेपो रेट कहेंगे, या रिवर्स रेपो रेट कहेंगे? तो याद रखिएगा कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों के एक्सचेंज बिलों को जो छूट देता है वो बैंक दर कहलाता है। साधारण शब्दों में कहें तो बैंक दर वो दर होती है जिस दर पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान करती है। अर्थात कॉमर्शियल बैंकों को जो ऋण जिस दर पर प्रदान की जाती है वो भी दीर्घकालिक जिस दर पर ऋण प्रदान किया जाता है वो कहलाता है बैंक रेट कहलाता है। ठीक है, तो ये दीर्घकालिक ऋण दर है तो बैंक रेट है, और रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट ये अधिकतर अल्पकालीन ब्याज की दरें हैं जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है अल्पकाल में। तो बैंक रेट का संबंध है दीर्घकाल से, वही रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट का संबंध है अल्पकाल से। बैंक रेट तथा रेपो रेट की डिफिनेशन समान होती है, और यहाँ पर आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के एक्सचेंज बिलों को जो छूट देता है वो बैंक दर पर ही देता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व किसका है? यानी जो हमारे पास इंडस्ट्रियल इंडेक्स बनता है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका दिया गया? महत्व का मतलब वेटेज। सर्वाधिक महत्व किसका दिया गया? सर्वाधिक वेटेज किसको दिया गया? बिजली को, क्रूड ऑयल को, फिर स्टील को, या कोयला को? किसको दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बिजली को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करता है? इकोनॉमिक, आप याद रखिएगा, जो ये खुफिया परिषद है, इंटेलिजेंस होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री, आरबीआई का गवर्नर, या प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति? तो याद रखिएगा जो आर्थिक खुफिया परिषद है ये वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक ऋण अधिनियम कब पारित हुआ? पब्लिक डेब्ट एक्ट कब पारित हुआ? पब्लिक डेब्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1926 में, 1933 में, 1944 में, या 1948 में? इसका करेक्ट आंसर है लोक ऋण अधिनियम 22 नवंबर 1944 को पारित किया, तथा लोक ऋण अधिनियम 1944 भारत की संसद का एक अधिनियम है, यानी संसद द्वारा पारित एक एक्ट है, तथा जिसमें भारत में सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करने और सर्विसिंग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यानी एक प्रकार से सरकारी प्रतिभूतियों के लिए लोक ऋण अधिनियम बनाया गया। नाउ निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई नोट की छपाई करती है? यानी कौन सी ऐसी जगह है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट की छपाई करता है? नासिक में, देवास में, मैसूर में, या चेन्नई में? कहां पर नोट, जो हमारे 2000 के आप नोट देखते होंगे या आप 500 का नोट देखते होंगे, ये कहां पर पब्लिश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत में 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेसें, एक मैसूर कर्नाटका में स्थित है, दूसरा साल्बोनी पश्चिम बंगाल में स्थित है, 2
आरबीआई प्रेस और 2 सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉर्प्स ऑफ इंडिया लिमिटेड है। नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में प्रेस की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करेक्ट जो आपका आंसर है वो नासिक है, जहां पर नोट की छपाई की जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? आपने अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब हमने आपको टीचिंग कराई थी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में, तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक चैप्टर है संरक्षण। संरक्षण के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया था शिशु उद्योग तर्क। शिशु उद्योग तर्क जिसमें वेस्टिबिल का टेस्ट है और इस तरह के वहां पर टेस्ट देखिए। तो शिशु उद्योग तर्क हमें ये कहता है कि एक उद्योग को संरक्षण देना अनिवार्य है, तभी वो डेवलप कर पाए सकता है और प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है। तो ये चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन भी इसे कहा जाता है। और ये हमारे यहाँ किस उद्योग में ज्यादा दिया जाता है या शुरू से दिया जाता है? तो टेक्सटाइल उद्योग को, सीमेंट उद्योग को, चीनी उद्योग को या पेट्रोलियम उद्योग को, किसको चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1930 में चीनी उद्योग को सुरक्षा दी गई थी। यानी चीनी उद्योग को यह था कि इनको स्टेब्लिश किया जाए और लगातार इनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। तब से उद्योग को परंपरागत रूप से चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शाख नियंत्रण का साधन नहीं है? ये याद रखना। गुणात्मक हमने बताया था शाख नियंत्रण के अंतर्गत 2 होते हैं, एक मात्रात्मक शाख नियंत्रण और दूसरा आपका है गुणात्मक शाख नियंत्रण। गुणात्मक शाख नियंत्रण 2 प्रकार के शाख नियंत्रण होते हैं और मात्रात्मक के अंतर्गत आपके कुछ टूल्स है, जैसे बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वेरिएबल रिजर्व रेशियो। लेकिन गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? और इसमें 4 में एक ऐसा है जो गुणात्मक शाख नियंत्रण का पार्ट नहीं है। बताइए वो कौन सा नहीं? उपभोक्ता क्रेडिट का विनिमयन, ये नहीं है। कि क्रेडिट की राशनिंग, ये नहीं है। कि मार्जिन की आवश्यकताएं, ये नहीं है। कि परिवर्तनीय लागत और भंडार, ये नहीं है। तो हमने ये तीनों को देखिए शाख नियंत्रण के अंतर्गत पढ़ा था। गुणात्मक के अंतर्गत ए बी सी ये तो है, पर डी को हमने कभी नहीं पढ़ा, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थात परिवर्तनीय लागत और भंडार शाख नियंत्रण यानी गुणात्मक शाख नियंत्रण का भाग नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई देश में सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती है तो अप्रत्याशित आवश्यकताओं को, अनएक्सपेक्टेड नीड्स हो जाती है, को पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जो राशन की दुकानें हैं के लिए आवश्यक अनाज उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम बफर स्टॉक बनाए जाते हैं। सरकार क्या करती है? सरकार एक स्टॉक बनाती है जिसे हम बफर स्टॉक करते हैं और इसमें कुछ अनाजों को मंडी के रेट से खरीद करके सूखे से प्रभावित लोगों को, बाढ़ से प्रभावित लोगों को या प्राकृतिक आपदा में काल कवलित हुए लोगों को, इससे हम लोग क्या करते हैं? उनके खाद्य अधिकार को प्रदान करते हैं तथा हम लोग इस विपरीत अप्रत्याशित आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भारत सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम के पूर्वावलोकन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आती है जिसको हम लोग न्यूनतम बफर स्टॉक बनाते हैं और प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत उसका वितरण करते हैं? क्या वो चावल है? क्या वो गेहूं है? क्या वो चावल और गेहूं दोनों है? क्या वो गेहूं और दाल दोनों है? तो आपने देखा होगा अभी पैंडेमिक हुई, अभी महामारी फैली और इस महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सभी गरीब परिवार जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पेंडेमिक में जो काल कवलित हुए हैं या नहीं हुए, प्रभावित हुए, उनको निःशुल्क राशन की दुकानों के माध्यम से चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जाए। आपने सुना होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ओके, M1 M2 ये मुद्रा पूर्ति की डिफिनीशन के अंतर्गत आता है। M1 M2 M3 M4, ठीक है। डाकघर जमा उपयुक्त में से किसमें शामिल है?
जो डाकघर जमा मुद्रा है उसको किसमें हम शामिल करते हैं, M2 में कि M1 में कि M4, M3 एंड M4 में कि M2 और M4 में। तो हम इसे डी ऑप्शन M2 तथा M4 में शामिल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में साख नियंत्रण के लिए मात्रात्मक माप नहीं, लो अभी तक हमने पहले पूछा इसके गुणात्मक माप, अब मात्रात्मक माप नहीं है, बताइए कौन सी। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इसको आप कहते हो बैंक रेट, इसको आप कहते हो ओपन मार्केट ऑपरेशन और इसको कहते हो वेरिएबल रिजर्व रेशियो। तो बताइए कौन सा नहीं है, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो आप जानते कि ये तीनों तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण के पार्ट हैं, ए बी सी ये परिमाणात्मक है, डी जो मार्जिन है ये गुणात्मक का है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बैंक निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के प्राथमिक उद्देश्य के लिए मार्जिन आवश्यकताएं रखता है। यानी जब आप देखोगे बैंक क्या करता है, मान लीजिए बैंक में आपने 1000 रुपए जमा किया तो बैंक क्या करता है, इसका 10%, इस अमाउंट का 10% यानी 100 रुपीज अपने पास रख लेता है, बाकी जो बचा 900 रुपी है, इस 900 रुपीज में क्रेडिट क्रिएशन कर देता, सीई कर देता अर्थात लोन बांट देता है। तो ये जो 100 रुपी रखता है वो किस लिए रखता है, ये जो मार्जिन किस लिए रखता है, आरबीआई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आरबीआई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या खुद को बेसल द्वितीय अनुपालन रखने के लिए, या सुरक्षा के मूल्य में गिरावट के खिलाफ एक कुशन बनाए रखने के लिए, या लाभ कमाने के लिए, किसके लिए रखती है। तो याद रखना जो भी बैंक होती है ये जो मिनिमम मार्जिन रखती है वो सुरक्षा के मूल्य में गिरावट, यदि कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो उसको भरपाई के लिए तथा एक कुशन के रूप में अपने पास रखती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्रेडिट की आपूर्ति यानी साख की आपूर्ति और क्रेडिट की लागत, चलिए इन पर हमने ध्यान दिया। 2 पॉइंट है, क्रेडिट की आपूर्ति और क्रेडिट की लागत। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा उपयुक्त में से कौन सा प्रभावित नहीं होता। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई खुले में कमर्शियल बैंकों से, कमर्शियल बैंक के जैसे एसबीआई से क्या करता है, प्रतिभूतियां लेता है या देता। मान लीजिए इन्होंने प्रतिभूतियां दिया, किसने, कमर्शियल बैंकों ने प्रतिभूतियां दिया तो बदले में क्या होता है, बदले में आरबीआई इनको क्या देगा, मनी। तो मनी पूर्ति क्या हो गई, बढ़ गई, मनी पूर्ति बढ़ेगी तो क्रेडिट की आपूर्ति तो प्रभावित होगी, ये तो कंफर्म है नंबर 1। बट क्रेडिट की लागत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 करेक्ट नहीं है। तो रिजर्व बैंक द्वारा तो कौन सा प्रभावित होता, केवल एक, यस केवल एक, और कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, बताइए। आरबीआई को भारत में सिक्कों को टकसाल और वितरित करने का एकमात्र अधिकार, अर्थात भारत में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सिक्कों को छापता है और साथ ही साथ वितरित करता है। क्या ये गलत है, कह रहा कौन सा एक गलत है। यानी ये 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन गलत है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा गलत है। तो आरबीआई केवल सिक्कों का टकसाल करता है और वितरण करता है, ये गलत है। कि सिक्कों के वितरण के लिए आरबीआई में 4000 से अधिक मुद्रा चेस्ट है, यानी चेस्ट का मतलब एक प्रकार से स्टोरिंग करने का मेथड, या मुद्रा चेस्ट जो होते हैं वो निजी तथा सरकारी दोनों बैंकों में हो सकते हैं, ये गलत है। अधिकतम 1000 रुपए का सिक्का भारत में ढाला जा सकता है। देखे होगे आप 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, 50 रुपए का सिक्का, 100 रुपए का सिक्का, लेकिन ये सिक्के कितने मैक्सिमम वैल्यू के, तो 1000 रुपए से ज्यादा का सिक्का ढाला नहीं जा सकता। तो बताइए क्या गलत है। तो इसलिए मुझे केवल ए ऑप्शन गलत लग रहा है। भारत में सिक्कों का टकसाली का कार्य भारत सरकार का, वित्त मंत्रालय का, न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो यानी ए ऑप्शन गलत है। बाकी सिक्कों के वितरण के लिए आरबीआई में 4000 चेस्ट है, ये सही बात है। मुद्रा चेस्ट निजी बैंक के पास और सरकारी बैंक के पास दोनों के पास रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भारत में 1000 रुपए तक का सिक्का छापा जा सकता है, ये भी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
मुंबई में स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये IGDR के नाम से जाना जाता है, जो रिसर्च के क्षेत्र में, इकोनॉमिक रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थान है भारत में। इसको इकोनॉमिक हेल्प कौन करता है बताइए? वित्त मंत्रालय करता है कि शहरी विकास मंत्रालय करता है कि वाणिज्य मंत्रालय करता है या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है? तो याद रखना, IGDR इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च को जो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, RBI करता है, और यहाँ पर उत्कृष्ट कोटि का शोध संपन्न किया जाता है। नाउ वित्तीय समावेशन अर्थात फाइनेंशियल इंक्लूजन का तात्पर्य होता है सभी को वास्तव में मुद्रा का लाभ जो होता है, जैसे अकाउंट खुलाना, ठीक है, बैंक के जितने बेनिफिट्स हो उनको दिलाना, साथ ही साथ लोनिंग सिस्टम में लाना, साथ ही साथ पेंशन सिस्टम में लाना, जो आपके पास LPG की सब्सिडी हो उनके अकाउंट में पहुंचाना, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी को पहुंचाना। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? कौन सी समिति थी जिसने कहा था कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत रंगराजन समिति ने किया, अर्थात बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि राज्यसभा के इस समय मेंबर और सांसद हैं तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या है? लीड बैंक योजना नरसिंघम समिति के आधार पर बनाई गई या SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज SK कालिया समिति के आधार पर बनाई गई? बताइए कौन सा सही है, कौन सा मिलान इसमें सही है? पहला मिलान सही है कि दूसरा मिलान सही है कि दोनों मिलान सही है कि दोनों मिलान गलत है? तो याद रखिएगा, इसमें जो आपका मिलान सही है वो आपका है केवल 2, अर्थात SHG, ये सही है, बल्कि ये वाला गलत है, अर्थात SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज SK कालिया कमेटी ने किया था। नाउ भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी में के अंतर्गत आता है? माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस? आप बताओ, माइक्रो फाइनेंस किस श्रेणी के अंतर्गत आता? क्या ये वाणिज्यिक बैंक है, क्या ये सहकारी बैंक है, क्या ये प्राइवेट बैंकिंग है, क्या ये गैर बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस के अंतर्गत आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वक्र में ये कर्व है, कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है कि यदि कर की दर शून्य कर दिया जाए तो सरकार की आय भी यानी राजस्व भी शून्य हो जाएगी, और कर की दर यदि 100% कर दिया जाए तो सरकार की कर फिर भी राजस्व शून्य हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा कि अगर टैक्स रेट हम 0% कर दें तो रेवेन्यू जो सरकार की आय है वो शून्य रहेगी, और यदि टैक्स रेट बढ़ा के 100% कर दिया जाए तो भी आपकी रेवेन्यू शून्य होगी। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, अर्थात ना तो आप टैक्स रेट इकोनॉमी में 0 कर सकते हो, ना तो 100% कर सकते हो, बल्कि इसके बीच में ही कहीं रहेगा, तब आपको इनकम मैक्सिमम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो आप 0 पर रहोगे। तो ये हमें लॉफर कर्व बताता है। लॉफर कर्व बताते हैं, लॉफर कर्व उल्टे यू आकार का पाया जाता है, उल्टे यू आकार का पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर अर्थव्यवस्था में नीचे हम लोग ले लेते हैं टैक्स रेट और ऊपर ले लेते हैं रेवेन्यू, अगर टैक्स रेट 0 है तो रेवेन्यू 0 होगी, अगर टैक्स रेट बढ़ाते जाते हैं तो सरकार की देखिए आगम भी बढ़ती चली जाती है, और एक ऐसा टैक्स रेट मान लीजिए 10% टैक्स रेट है जहां पर सरकार की रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन फिर अगर आप टैक्स बढ़ाते गए 11%, 12% और आपने 100% टैक्स कर दिया तो फिर भी आपकी टैक्स रेवेन्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमें लॉफर कर्व बताता है कि ना तो आपको कभी भी टैक्स रेट 0 करना है और ना ही आपको टैक्स रेट 100% करना है,
बल्कि इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं आपको टैक्स रेट रखना होगा अगर आप अपनी रेवेन्यू को मैक्सिमम करना चाहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? कौन है जो भारत में सबसे ज्यादा उधार लेता है? भारत सरकार या राज्य सरकार या भारतीय रेलवे या रिजर्व बैंक? कौन सबसे ज्यादा लोन लेता? तो याद रखना, भारत सरकार सबसे ज्यादा उधार लेती है। किससे? हमसे, सरकार से, विदेशों से आदि। नई औद्योगिक नीति 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई सुविधा के किस अनुपात तक की अनुमति दी? ठीक है, 1991 के पहले हम विदेशी पूंजी को बहुत खराब मानते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का कार्यकाल ने हमको डरा दिया। साथ ही साथ हम लोग फॉरेन कैपिटल को बहुत अधिक हे दृष्टि से देखने लगे। परिणाम स्वरूप हमने 1991 से पहले कोई भी अधिकार होता था, वहां पर कोई भी इंस्टीट्यूट होता था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसमें विदेशी पूंजी 49% ही लेते थे ताकि मालिकाना हक हमारे पास रहे। लेकिन 1991 के बाद ये डर हमारा समाप्त हुआ और हमने 51% तक एफडीआई देने की बात कही। परिणाम स्वरूप आप चाहो तो मालिकाना हक ले सकते हो। हमने विदेशी पूंजी को स्वीकार किया और साथ ही साथ विदेशियों का नेतृत्व को भी हमने स्वीकार किया और इस प्रकार 1991 में जो हमारे पास पहले एफडीआई 49% अधिकतम थी, अब हमने 51% बढ़ा करके कर दिया, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक का नाम आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है। 1990 के दशक में इन्होंने एक इंडेक्स बनाया जिसे हम क्या कहेंगे? ग्रामीण उधार, मानव विकास रिपोर्ट, आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार या विश्व विकास रिपोर्ट, किसके लिए जाने जाते हैं? तो याद रखना, महबूब उल हक ने सबसे पहले एचडीआई मानव विकास रिपोर्ट बनाया था। ठीक है, बाद में ये डेवलप हुआ अदर जगह पर। तो 1990 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना उसको पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक साहब ने ही बनाया था। तो आज क्या हमारे ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे और उनके उत्तर व्याख्या सहित हमने किया ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी सहायता मिल सके। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे अवश्य पूछेगा। सो मच, थैंक यू।